हेलो बच्चों, आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो मैंने तुम्हें कहा था चैप्टर में अपन एम्प्लॉयमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अपन लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे किसके बारे में? एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? ये सही आ रहा है? चलो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बताया। मैंने आपको लास्ट क्लास में कैजुअलाइजेशन के बारे में बताया कि कैसे हमारी वर्क फोर्स का एक मेजर हिस्सा किधर शिफ्ट हो रहा है? कैजुअलाइजेशन। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल चाहिए, तो लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? कैजुअल लेबर की तरफ। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? एक मैंने आप लोगों को कल जॉबलेस ग्रोथ के बारे में ही बताया। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से आउटपुट तो बढ़ता है, जीडीपी तो बढ़ता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से उसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। फिर मैंने आप लोगों को कल फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर बताओ, इंडिया का मेजर वर्कफोर्स किधर लाया करता है? आप ही आए हो बस, बाकी एब्सेंट है। हाँ, तो इंडिया का मेजर हिस्सा किस में लाया करता है? इनफॉर्मल सेक्टर। हमारी 92% वर्कफोर्स किस में है? इनफॉर्मल सेक्टर है। बाकी किस में है? फॉर्मल सेक्टर में। क्या होता है बेटा फॉर्मल सेक्टर? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल सेक्टर। और 10 से कम होते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर। अभी हमारे यहाँ 10 से कम लोग हैं तो हम किस में आएंगे? इनफॉर्मल। आपके पिताजी की दुकान है, वहाँ पे आपके पिताजी ने 2-3 लेबरों को रख रखा है, तो कितने? वो भी कौन सा हुआ? इनफॉर्मल। ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा शोरूम है और वहाँ पे 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा सेक्टर हो गया? फिर फॉर्मल हो गया। फॉर्मल सेक्टर में क्या बेनिफिट होते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, और ये यहाँ नहीं होती है। फॉर्मल सेक्टर में मैंने कहा था ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है। ये सब बातें मैंने कल कर ली। मैंने तुम्हें कहा था चैप्टर में अपन एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर में शुरू करते हैं अपन। क्या? एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया अपन ने, अब क्या पढ़ेंगे अपन? अनएम्प्लॉयमेंट में मैं 2-3 बातें बताऊंगा, सुन लो बराबर। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार का होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों है, उसके कॉजेज़ क्या है और उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। ये सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, देखो बेटा, व्हेन पीपल इज विलिंग टू वर्क, जब वो काम करना चाहते हैं, एंड दे आर एबल टू वर्क, एबल भी है विलिंग भी है, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, दे आर नॉट एट प्रिवेलिंग वेज रेट, एक प्रिवेलिंग वेज रेट पे उन्हें काम नहीं मिल रहा। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था बच्चों, जो लोग काम करना ही नहीं चाहते उनको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते अपन। अनएम्प्लॉयमेंट में हम उन्हें काउंट करते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम। आप लोग अभी काम करना चाहते हो क्या? ठीक है। आप लोग अभी स्टूडेंट वाले फेज में हो, ठीक है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, पापा वगैरह का थोड़ा सा हेल्प करा दिया, दुकान पे चले गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ यू आर नॉट सीकिंग फॉर वर्क। अभी आप लोग कहीं पे काम के लिए कोई तलाश में नहीं हो, ठीक है। काम कर रहे होंगे आप में से, किसी की आदत होती है, किसी का छोटा मोटा पापा की दुकान में भले रेगुलर जा रहे हैं 2-3 घंटे, ठीक है, या फिर किसी की आदत होती है कोई होम ट्यूशन्स ले रहा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वो ठीक है, वो अलग बात है। बट अभी आप लोग जॉब सीख नहीं कर रहे हो। अब ये नहीं कह रहे हो कि भैया हम तो काम इतना ढूंढ रहे हैं, हम एबल भी है, विलिंग भी है, फिर भी काम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आओगे इवन दो यू आर नॉट वर्किंग। पढ़ो, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो विलिंग है, एबल है, बट फेल टू गेट जॉब, बोल्ड कर रखा है, फेल टू गेट जॉब, उन्हें काम मिल नहीं रहा। एक इंडिविजुअल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही पेनफुल और डीमोरलाइजिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है।
ऐसा कहते हैं, सुना होगा तुमने भी, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या बोलते हैं? एक सबसे पेनफुल सिचुएशन किसी के लिए होती है तो वो कौन सी होती है? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसी की वेजेस कम हो, इनकम कम हो, ज़्यादा हो, तो भी वो झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अपने नसीब का अपन को मिलता है। बट फ्री बैठना सबसे बेकार होता है। इंसान खाली बैठा है तो उसके बहुत गंदे इफ़ेक्ट आते हैं उस पर भी और सोसाइटी पे भी। ये भी बताएगा ये अभी, पेनफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले अपन ये पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता कितने तरह का है। अब आप सोचोगे सर इसमें क्या होता कितने तरह का? अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक आदमी काम नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बस। इसकी क्या टाइप्स है? नहीं, इसके टाइप्स है। इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें वो तुम्हें अलग अलग केस स्टडी दे देगा और आपको पहचानना है ये कौन सा वाला अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बराबर एक एक को गौर से सुनना, एकदम गौर से, अच्छे से। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोल दो। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन in which a person is able to work and willing to work. Yes, बोलो। Person is able to work and willing to work. But he is unable to find a job at prevailing wage rate. तो वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। बढ़ो आगे बढ़ो। अब टाइप्स देखो, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े? चुन्नू लाल चमक रही है आज। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट में पहला आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा होता है बच्चों? बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, सामने देखिएगा ज़रा, ये जो मैंने अभी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई ना तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट की, ये ओपन है। ओपन मतलब इसके अंदर एकदम सिंपल है कि आप काम करना चाहते हो, जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन काम मिल नहीं रहा, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये हर देश में पाया जाता है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, बिल्कुल। एक जरा सा भी देश नहीं कह सकता। जिसकी जनसंख्या कम हो ना, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम हो, वो भी ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ज़ीरो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ समय के लिए एम्प्लॉयमेंट कम ज़्यादा हर जगह पे होता ही रहता है। जॉब्स जाती है, फिर आ जाती है, फिर कंपनी आ जाती है, फिर जॉब्स आ जाती है। बट किसी के यहाँ भी 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट रेशियो सबसे अच्छा है अभी पूरे वर्ल्ड में कतर का, 88%। ठीक है, एक लिस्ट शेयर करूँगा मैं तुम्हारे साथ। उस लिस्ट में मैं सोच रहा था टॉप 10 कंट्रीज़ में यूके होगा, यूएसए होगा, चाइना होगा। इंडिया का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हमारा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना था, 48 था 2014-15 में। और लेटेस्ट वाला भी बता दिया था मैंने तुम्हें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के कितना हो गया था, वो भी 2023 में। अब ये हमारा है। कतर एक कंट्री है जिसका कितना है, ये 88% है। इसकी रैंकिंग कितनी है, 1। ठीक है, और ये पूरी टॉप 10 की लिस्ट भेजूंगा मैं तुम्हें अभी। इस टॉप 10 के अंदर अभी आज ही पढ़ा है मैंने, आज की बात बता रहा हूँ। और इस टॉप 10 की लिस्ट में ना यूके है ना यूएस है। मुझे लगा होगा, ठीक है, यूके नहीं है, यूएस नहीं है, कनाडा नहीं है, कोई बड़ी कंट्री नहीं है। ठीक है, और कतर सबसे नंबर 1 पे है। आप सर्च करोगे तो पर कैपिटा इनकम भी कतर का बहुत ज़बरदस्त है। कतर तुम्हारी मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था अभी। वर्ल्ड कप के शौकीन होंगे, याद होगा। ठीक है, वर्ल्ड कप में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया था। इन्होंने इतना पैसा वर्ल्ड कप में खर्च किया था जितना आज तक फुटबॉल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये बड़े बड़े स्टेडियम इन्होंने क्रिएट करे थे। ये कोई इतनी, कतर जो है वो कोई फुटबॉल ओरिएंटेड कंट्री नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि फ़ुटबॉल बहुत बरसों से खेला जा रहा है। बिड लगाई उन्होंने, मिल गया उनको। लोग कह रहे थे कैसे होस्ट करेंगे, ये होगा वो होगा, फुटबॉल ऐसे ही वर्ल्ड कप हो जाता है क्या, करके दिखा दिया। सबसे महंगा, आज तक इतना सबसे महंगे स्टेडियम बना के पटक दिए। इन लोगों का पर कैपिटा इनकम 10 से 15 लाख रुपए है प्रति व्यक्ति आय। एक बंदा जो कमाता है वो ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, 10 to 15 लाख। तो बढ़िया कंट्री है, महंगी कंट्री है। खैर चलो, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जहाँ पे आप काम ढूंढ रहे हो लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा। पढ़िएगा ज़रा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द कंट्रीज लेबर फोर्स, अंडरलाइन,
एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क बट डिड नॉट गेट एनी अनएम्प्लॉयमेंट, अरे डिड नॉट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट। देखो ये कहाँ पे मिलता है, हमारे यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज कम हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कम हो गई, तो हमारे देश में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। पहले क्या होता था, अभी मैंने तुम्हें कल बताया था ना, अभी मैं सूरत गया तो वहाँ पे किसी से कोई बात चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैंने पढ़ा था कि डायमंड का काम जो सूरत में होता था अब वो वैसा नहीं होता, तो ये सही बात है कि अपन जो न्यूज़ में पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा क्यों? कि बस अब यार वो जो पहले जो डायमंड की इंडस्ट्रीज़ यहाँ हुआ करती थी, जो काम हुआ करता था वैसा नहीं है। ने सुना होगा सूरत को डायमंड सिटी भी बोलते हैं अपन, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, बट अब वैसा काम नहीं है। क्यों? कि भैया इंडस्ट्री बंद हो गई, जीएसटी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, फिर रही सही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। तो छोटे छोटे जो लोग थे वो ये काम में लग गए, ये काम में लग गए। अब बस बहुत कम काम ही बचा है डायमंड का, और अब इम्पोर्ट ज़्यादा होने लग गया। तो कितनी बढ़िया अपने यहाँ पे काम होता था और ये इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। तो सूरत में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया होगा? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, he has expertise in that work, he has expertise in that work, but he is not getting work, he is not getting work। इसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ये होता है इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से। कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और अलग अलग इंडस्ट्रीज जब बंद होती है तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? ओपन। बढ़ो आगे बढ़ो। सेकेंड जो दिखता नहीं है लेकिन है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पर आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। क्या बोलो? जैसे 3 लोग काम कर रहे हैं और वो 100 यूनिट बना रहे हैं, अब चौथा भी आ गया और चारों काम कर रहे हैं, अभी भी कितनी यूनिट बनी? 100। तो एक बंदे के एक्स्ट्रा आने से आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यूनिट तो जितनी पहले बन रही थी उतनी ही बन रही है। इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने उस दिन कहा था कि हमारा अश्विन है, एरिन है, ये अपने पापा की दुकान पे जाता है, लेकिन इसके जाने या ना जाने से कस्टमर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2-3 घंटे भी दुकान पे बैठे तो कस्टमर उतने ही आते हैं जितने आते हैं। इसकी वजह से अब प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं बढ़ रही है। तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। लोगों को तो ये लग रहा है ये काम कर रहा है, बट इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़ीरो। इसका मार्जिनल आउटपुट कितना है? ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एग्रीकल्चर में। कहाँ पे? एग्रीकल्चर में क्या होता है? गाँव में। यहाँ देखो, अभी मान लो मैं किसान हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ मेरी वाइफ भी आ गई, मेरे 2 बच्चे वो भी आ गए। अब वो क्या कर रहे हैं? मेरे को छोटा मोटा वर्क करा, मैंने कहा वो बाल्टी इधर ले गया, वो पाइप उधर बिछा, ये कर, ये काम मैं भी कर लूँगा, लेकिन अब वो है तो मैं उनसे करवा रहा हूँ। जैसे अपने घर में छोटा बच्चा होता है, ले पानी की बोतल लिया है, जल्दी जा, अपन भी जाके ला सकते हैं, लेकिन वो है तो उससे करवा लिया। तो लेकिन उसके होने या ना होने से आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर वो बंदा अकेला भी खेती करने जाता तो जितना गेहूं प्रोड्यूस होता उतना ही होगा। उसकी वाइफ के खेत पे आने से या बच्चों के आने से कोई भी प्रोडक्शन पे या आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर आउटपुट पे फ़र्क पड़ा तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पढ़ो, अंडरलाइन करो। Disguised unemployment is a situation where more people are engaged in any economic activity than required। जितनों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं। बोलो, जितनों की अंडरलाइन करो। इसमें इन टेक्निकल लैंग्वेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ज़ीरो। इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हर चीज़ तुम्हारे लिए बोल्ड कर रखी है। जैसे मान लो 10 लोग मिलके 50 क्विंटल वीट बनाते हैं, अब 4 और आ गए, हमने उन 4 को हटा दिया तो अभी भी 50 क्विंटल ही बन रहा है, तो वो चारों लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड थे।
मतलब 10 लोग मिलके कितना बना रहे हैं, सुनो इधर, 50 क्विंटल। 10 में से 4 को हटा लिया हमने, अभी भी कितना बन रहा है, 50 क्विंटल। तो वो 4 के होने या ना होने से, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। कौन है वो? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने पढ़ा दिए? पहला, दूसरा, बराबर याद रखना एक एक चीज। ओपन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, नाम ही ओपन है। आई एम एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, बट नॉट गेटिंग वर्क। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स। डिस्गाइज में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आउटपुट, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी वजह से आउटपुट पे कोई फर्क। एकदम अच्छे से क्लियर है बच्चों? ये कितने हो गए? 2 डिस्गाइज। अब तीसरे पे आओ। अच्छा, एक और बात पूछेंगे, आप में से कौन कौन दुकान पे जाता है पापा की? एक बार और हैंड रेस कर लो। 2 जने, 3 जने, 4 जने जाते हैं। और अब वो बच्चे हैंड रेस करो जिनके ना जाने से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है दुकान पे। मतलब अगर वो ना हो तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सार्थक, क्या काम है बेटा तेरे पापा का? तू क्या देखता है? होटल देखता है। वो तेरे से ही चलता है पूरा रिसेप्शन का तू देखता है। तो अब देखो, मैंने इसलिए पूछा कि इसके जाने से आउटपुट बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ही इज़ नॉट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। लेकिन एक अपन लोग कैसे जाते हैं कि जैसे मेरे पापा मुझे बुला लेते थे दुकान पे सीखने के लिए कुछ, कि देख मैं कस्टमर से कैसे बात करता हूँ, बैठा कर, देखा कर, गल्ला संभाला कर। अब उसमें क्या है कि भाई वो कोई पैसा आया तो वो वही मैंने गिन के रख दिया, तो वो तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से अनप्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। उससे अच्छा तो मैं मेरी पढ़ाई कर लूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे दिया गया भैया ये चीज़ दे दी है। अब तेरे आने से पहले ये काम मैं एम्प्लॉय से करवाता था, अब एम्प्लॉय हटा दिया मैंने, तू कर इस काम को, तू ही करेगा, तू ही देखेगा। तो होल एंड सोल अथॉरिटी दे दी आपको, और आपके होने या ना होने से फ़र्क पड़ रहा है, तो आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड नहीं हो। मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों को, दुकान पे जाया करो, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन वहाँ जाकर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड मत बना करो। कोई बच्चे दुकान पे सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि घर रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, होमवर्क करना पड़ेगा, मम्मी किट करेंगी, दुकान आके बैठ जाएंगे, वहाँ मोबाइल चला लेंगे, पापा अपने काम में लगे रहेंगे, यहाँ पे अपनी एसेस कराओ, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर फिर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप क्या हो? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हो। समझिए बराबर। नेक्स्ट, सीजनल। चलो सामने देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको एग्रीकल्चर में ही पाया जाता है। जब खारिफ का सीज़न होता है तो राबी वाले जो फार्मर है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, राबी के सीज़न में खारिफ वाले। तो एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, 6 महीने चलता है, 6 महीने नहीं चलता है, तो उसे अपन लोग डिस्गाइज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे किसी का आइसक्रीम का काम है, तो क्या वो अभी सर्दियों में आइसक्रीम बेचेगा? तो गर्मियों में बेचेगा, सर्दियों में क्या हो जाएगा? वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। हाँ, सेम ऐसे ही किसी का गर्म कपड़ों का काम है, वुलन क्लोथ्स, ये CAD वगैरह पे इतना बड़ा वो मार्केट लगता है अभी, वो नेपाली मार्केट, ठीक है, तिब्बतिन मार्केट, वो लोग आएंगे अभी दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में बहुत बड़ी सेल वेल लगती है, सब बेचते हैं वो लोग, फिर चले जाते हैं। ये सीजनल है। ये दशहरा वगैरह, मेला वगैरह लगता है, इसमें जो लोग आते हैं ये भी सीजनल है। अभी दशहरे में आए, फिर अलग अलग जगह पे मेले में जाते हैं ये लोग। ये जो झूले वूले वाले होते हैं ये कैसे चलते होंगे? कोई साल भर तो होता नहीं है, जितने टाइम होता है उतने टाइम होता है, उतने टाइम काम करते हैं, बाकी टाइम अनएम्प्लॉयड। हमारे देश में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, ठीक है। पढ़ो, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर पीपल इज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज सीजनल एक्टिविटी। Indian farmers are out of work for significant part, ठीक है, because they are employed for 4 to 6 months and unemployed for 4 to 6 months। अंडरलाइन कर लो, 4 से 6 महीने एम्प्लॉयड रहते हैं, फिर अनएम्प्लॉयड होते हैं। शुगर मिल में, आइस फैक्ट्रीज में, यहाँ पे भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अंडरलाइन कर लो, आइस फैक्ट्री में, शुगर मिल में, इन जगहों पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है सीजनल।
अब ये सुनना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बहुत ख़तरनाक है और इंडिया में ये भी तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो इंडिया में, सुनो इधर, जैसे स्कूल्स बढ़े, कॉलेजेस बढ़े, खूब कॉलेजेस खुले, स्कूल खुले, तो सब लोग भैया कैसे ना कैसे 12th पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीटेक कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया। एक टाइम था जब ग्रेजुएशन की बहुत वैल्यू थी, आज ग्रेजुएशन नॉर्मल है, कोई भी कर लेता है, और फिर उसके बाद डिग्री ले लेके इधर उधर घूमता रहता है। अब उसने जो डिग्री ली है वैसा काम उसे नहीं मिल रहा। अब मान लो मैं कहीं पे गया, मैंने बीकॉम पढ़ा हुआ है और वो कह रहा है भैया मेरे पास बीकॉम का काम नहीं, मेरे को तो साफ़ सफाई के लिए एक लड़का रखना है, तो मैं थोड़ी करूँगा फिर होगा, मैं तो बीकॉम करा हुआ है, तो क्या करूँगा अब मैं? अनएम्प्लॉयड हो गया मैं, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास डिग्री भी है लेकिन मेरे को काम। एक बात याद रखना, जितने भी टाइप्स में पढ़ा रहा हूँ सब में कुछ ना कुछ अलग है और आपको वो अलग ही पहचानना है। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में वो मैं आपको 6 स्टडी दे दूंगा, 6 केस स्टडी, आपको पहचानना है ये कौन सा वाला है, बराबर याद रखना। पढ़ो। नॉर्मली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एजुकेशन इम्प्रूव योर एम्प्लॉयबिलिटी। ये माना जाता है कि आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। पहले ये था, IPL आने के बाद हो गया खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे खराब। इंडिया में ये हो गया है भाई अब। चलो तो देखो, इन इंडिया दिस हैज़ नॉट हैपन। इंडिया में ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड लोगों में और बढ़ता जा रहा है। इसके क्या रीज़न है? सुनो, हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा है, डिग्री ओरिएंटेड। बार बार मेरे मुँह से सुनते हो तुम, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कैसा होना चाहिए? वेरी गुड, नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन है कैसा? आज मैं तुम्हें कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद भी मैं तुम्हें बोलता हूँ बुक में ये लिखा हुआ है ऐसे लिखना, क्योंकि मुझे तुम्हारे मार्क्स की भी चिंता है। अब मैंने इधर उधर का सारा ज्ञान तो पेल दिया तुम्हें, बढ़िया समझा दिया, और ये किताब रह गई, तो फिर नॉलेज तो बहुत दे दी मैंने तुम्हें, लेकिन मार्क्स तो तभी आएंगे जब इसमें से लिखोगे। इसलिए इसके कीवर्ड्स भी याद कराने पड़ते हैं, न्यूमेरिक भी बनवाना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, बैलेंस करके। नॉलेज देना एक बात है, लेकिन मार्क्स लाना दूसरी बात है। मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी है। और सर समझ में तो आ जाता है, आप सारी चीज़ें बोलते हो सब अच्छे से, ये लिखना भी आना चाहिए, समझने से क्या होगा? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, डिग्री ओरिएंटेड है। जब तक हाथ में डिग्री नहीं है, मार्क्स नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। अब वो डिग्री के बाद भी जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। पढ़ो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत है, डिग्री ओरिएंटेड है, एप्टीट्यूड और टेक्निकल क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ कम है, इसलिए इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? अब 5वें नंबर पे आते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी अच्छे से टिक कर लेना, सब में कुछ ना कुछ नया है। स्ट्रक्चरल, देखिएगा जरा, देखो मेरी तरफ देखो। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होने की वजह से। किसकी वजह से होता है? जैसे अभी मुझे ये चाहिए कि तुम मेरे यहाँ अकाउंटिंग करने आओ, तो तुम टैली पे अकाउंटिंग करो, और तुम्हें टैली चलाना नहीं आता, एंड यू आर लाइक कि सर हमें P&L बैलेंस शीट पेपर पे बनानी आती है, तो हम तो पेपर पे बना देंगे, टैली हमें नहीं आती है चलानी, कंप्यूटर से हम इतने फ्रेंडली नहीं हैं। तो मैंने कहा फिर मुझे नहीं रखना तुम्हें। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ? स्ट्रक्चरल। ये क्यों अराइज होता है? मिसमैच की वजह से, कि जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होते हैं, उन दोनों के बीच में स्किल को लेकर मिसमैच हो जाता है। वर्ड टू वर्ड यही लिखा होगा, मैंने देखो एक बार एग्जाम्पल लिख लेना। देखो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन स्किल दैट द वर्कर्स कैन ऑफर एंड स्किल विच इज डिमांडेड बाय एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर डिमांड अकाउंटिंग इन टैली, बट एम्प्लॉय कैन ऑफर अकाउंटिंग इन पेपर, मतलब मैनुअल। एम्प्लॉय कैसे अकाउंटिंग करना चाहता है? मैनुअल करना चाहता है। एम्प्लॉय कैसे करना चाहता है? मैनुअल। लेकिन
एम्प्लॉयर कैसे मांग रहा है टैली में, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, मिसमैच हो गया। क्या हो गया? ये कब होता है, अंडरलाइन करना, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, डिमांड का पैटर्न चेंज होता है, तब होता है ये। कब होता है ये? जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, डिमांड का पैटर्न चेंज होता है। इसमें एक दो बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना। बहुत बातें करते हो तुम लोग तीनों, मैं बाहर भेज दूंगा। सामने देखना ज़रा। इसमें मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। मेरे नाना जी जो थे, मेरे नाना जी सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हुए थे, 5वीं क्लास तक। बट वो मार्केट में उनको अलग अलग लोगों से मिलकर अकाउंटिंग करनी आ गई, खाता बही करनी। तो वो गांव में खाता बही करते थे। लाल कलर की डायरी होती है, इतनी बड़ी वो बुक होती है, रेड कलर की, इतनी लंबी चौड़ी, लेजर टाइप, और उसमें खाता बही होती है। मेरे नाना जी वो करते थे। उनको कुछ 500 रुपये 200 रुपये इस तरीके से उस टाइम पे मिलते थे। आज से 20 साल 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20 साल मान लो तो। और उन्होंने वो करी, अलग अलग लोग मिलते थे। फिर वो ऑडिट कराने किसी सीए के पास जाते थे, वो सीए ऑडिट करके देता था, ऐसे चलता था। अब कंप्यूटर आया, टैली आई, तो धीरे धीरे उनके क्लाइंट क्या होते गए, लेकिन उनका अकाउंट्स पे 5th क्लास तक पढ़े हुए थे सिर्फ, और अकाउंट्स पे कमांड बहुत जोरदार था। बैलेंस शीट उन्होंने बना दी तो टैली कर देते थे वो पूरी, ठीक है, एक एक चीज़ एकदम परफेक्ट। सीए भी बोलता था यार ये क्या ज़बरदस्त आपने करके दिए, ठीक है। और उनका खुद का बिजनेस भी था, दुकान भी थी मतलब, तो दुकान भी देखते थे और वो शाम को और ये सारा चीज़ें देखते थे। खैर, अब जब टैली वगैरह आया तो सारे क्लाइंट ने कहा यार आप हमें मैनुअल करके देते हो, फिर हमें टैली में फिर कराना पड़ता है, हमारे 2 पैसे लगते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे ही कर दो। बोला मेरे को तो आता नहीं है चलाना, तो उन्होंने फिर वो काम छोड़ दिया। ये क्या हो गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की वजह से मिसमैच, और आप क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड। तो आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक एग्जांपल और देता हूँ मैं तो। हम लोग जब सीए बने तो मुर्तज़ा सर के कज़िन भाई थे यहीं कोटा में, उनका बहुत अच्छा बहुत फैला हुआ काम है। तो उन्होंने कहा कि यार मुर्तज़ा मेरी 2-3 फर्म है, ये सारी अकाउंटिंग तू ले ले, अब तू सीए बन ही गया है, ऑडिट वगैरह भी तू ही कर देना। तो मुर्तज़ा सर ने कहा कि यार आप तो पहले ये इन पर्सन से करवाते थे, अब जिनसे करवाते थे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुर्तज़ा सर को एथिकली वो अच्छा नहीं लगा। तो मुर्तज़ा सर ने उनसे बोला, जो भाई थे, ठीक है, कि यार भाई तू मेरे को मत दे, तू तो इनसे ही करवा, क्योंकि मेरे पास तो और भी दूसरे काम है, लेकिन इनका रोज़गार चल जाएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वो एथिकली, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला याद है मुर्तज़ा सर से कि यार देख वो तो हो गए हैं अब पुराने चावल, उनको मैं कह रहा हूँ कि वो अकाउंटिंग करें, उस पर कंप्यूटर पे वो कर नहीं पाते। अब तू नहीं ले रहा है तो मैं तो किसी और को भी दूंगा, तो तू ही ले ले, क्योंकि मेरे तो 2 पैसे लगते हैं, 2 बार पैसे लगते हैं। मैं इनसे मैनुअल कराता हूँ, वही वाली बात, फिर मेरे को कंप्यूटराइज करानी पड़ती है और टाइम भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चीज़ें भी चेंज हुई है तो ज़माने के साथ चेंज होना पड़ता है। तो अगर आप ज़माने के साथ चेंज नहीं हुए तो आपको क्या झेलना पड़ेगा फिर, क्योंकि एम्प्लॉयर आपसे जो स्किल मांग रहा है आपको वही देनी पड़ेगी। और ये क्यों होता है, क्योंकि बार बार टेक्नोलॉजी क्या होती है, चेंज होती है। समझ रहे हो, आज मेरा पढ़ाने का कोई तरीका है तो मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ तुम्हारी जनरेशन को कैसे पढ़ाना है। लेकिन शायद आज से 20 साल बाद 10 साल बाद जो जनरेशन आए, अगर मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाया तो मैं इस फील्ड में टिक ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा, और आप अगर अपडेट नहीं हो तो आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट झेलना ही पड़ेगा। समझ गए बराबर? चलो, ये होता है टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, डिमांड चेंज होने की वजह से। काफ़ी आज के लिए, 2 और है पढ़ा दूँ, 3 और है पढ़ा दूँ, खींच दूँ? हाँ पार्थ भी पढ़ा दूँ बेटा, दुखी आत्मा। चलो एक और सुन लो, बाकी कल देखेंगे। फ्रिक्शनल, अगला कौन सा है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सामने देखो बेटा, फ्रिक्शनल का मतलब होता है जब आप एक सिटी चेंज करते हो,
एक सिटी चेंज करते हो या एक जॉब चेंज करते हो तो कुछ टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। जैसे आज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैंने उनको कहा सर मेरे को अब जॉब छोड़नी है। बोला क्या करोगे? मैंने कहा कुछ और करेंगे, खुद का करेंगे। तो मैंने जॉब से तो रिज़ाइन कर दिया, अब खुद का करने में मेरे को 3-4 महीने लग गए, तो 3-4 महीने के लिए मैं फ्री बैठा ना, या फिर मेरे को कोटा में नहीं रहना। मैंने कहा यार अब कोई और दूसरी सिटी में जाएंगे, तो मैंने कहा चलो पुणे चलते हैं। पुणे चले गए। अब पुणे गए तो पुणे में एकदम कोई बैठा नहीं होगा, रेड कारपेट बिछा के शब्बीर जी आ रहे हैं कोटा से, साक्षात आइए आइए, ये जॉब आपके लिए है, पधारिए, ये कुर्सी पे बैठिए, ठीक है। जाएंगे वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलेंगे, मिलेंगे लोगों से, जॉब मिलेगी, कोई और काम शुरू करेंगे, लगेगा इसमें टाइम। उस समय के लिए जो मैं खाली बैठा उसे फ्रिक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चों हर एक दूसरे से अलग है, मिक्स मत कर देना, समझ रहे हो? बराबर पढ़ो। द अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में मूवमेंट करते हो तो कुछ समय के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। इसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल। क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा, ये कभी जीरो नहीं होता। अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर ही रखी है मैंने। कौन सा वाला? एक फ्रिक्शनल वाला और एक इसके पहले पढ़ाया था, वो कौन सा वाला? स्ट्रक्चरल। कोई देश ये कह रहा है ना कि हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, हमारे यहाँ तो सब रोज़गार है, उन देशों में भी क्या देखने को मिलेगा? या फिर ये कभी ज़ीरो नहीं होते? बोलो, ये कभी ज़ीरो नहीं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से सिटी विटी तो चेंज करता ही रहता है। आज कितने लोग कोटा में से इधर उधर जा रहे होंगे, कितने लोग मुंबई से कोटा शिफ्ट हो गए होंगे, कितने लोग कोटा से पुणे शिफ्ट हो गए होंगे। तुम्हें पता है कोई ना कोई कहीं पे शिफ्ट हो रहा होगा, तो वो थोड़े दिन के लिए क्या बैठा होगा? अनएम्प्लॉयड। तो क्या इसको किसी के बाप में भी ताकत है इसको ज़ीरो कर दे? कैसे ज़ीरो होगा? ये हर जगह पे मूवमेंट्स तो चलती रहती है, वो मूवमेंट चलेगी तो कुछ समय के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती रहती है, तो किसी लोगों को अभी जॉब पे से निकाला होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी किसी की जॉब चली गई होगी, और मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, कोई नया एम्प्लॉय आ गया होगा। ये ज़ीरो नहीं हो सकते कभी, क्योंकि ये लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, ये छोटे टाइम तक रहते हैं। 1-8 महीने आप अनएम्प्लॉयड रह गए, 15 दिन 20 दिन, फिर जॉब लगी जाएगी। तो बोलो मेरे साथ, स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन नेवर बी ज़ीरो even at the time of full employment in an economy। ये 6 याद रखोगे। धन्यवाद।